देखिए बच्चों, अब आपका ना एसएसटी का पेपर है, क्लास 9th का है। तो ये मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें 2024-25 का पेपर आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने भी देखा होगा पुराने पेपर्स आपकी कितनी हेल्प करते हैं। काफी क्वेश्चंस जो है उसके आसपास के देखने को मिलते हैं और काफी क्वेश्चन हमें उसमें से भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का है। आंसर की के साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास आंसर की भी अवेलेबल है। ठीक है, तो फटाफट हो जाएगा, ज्यादा हम इसमें टाइम लगाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें और भी चीजें तैयार करनी है। ठीक है, डीओ के प्रैक्टिस पेपर भी मैंने पूरे बना दिए हैं, वो भी देख लेना। ठीक है, तो देखिए जैसे मॉर्निंग का हो जाएगा ना, फिर मैं आपको अगली वीडियो इवनिंग की भी ला दूंगा। ठीक है ना, तो फटाफट आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हिंदी में लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। तो देखिए कैसा क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज कंसिडर्ड अ नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट इन द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। आप बताइए जो फ्रांस का जो संविधान है ना, उसने यहाँ पर कौन से अधिकार दिए थे जो नेचुरल मिलने चाहिए। तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो अधिकार है वो दिए थे। ठीक है, जीवन का अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार। तो इसलिए तीनों के तीनों है, इसलिए इसका आंसर जो है सी है। हाँ, जो बच्चे पहले खुद करना चाहे कर सकते हैं, अपने आंसर मैच करें, ऐसे भी कर सकते हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, फिर देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं आपको इन तीनों को पढ़ना है और ये बताना है कि ये जो फीचर्स है ना वो किस कंट्री की हैं चारों में से। तो हम इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है ना इस कंट्री की, उसे बोला जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब जिस बच्चे को ये पता है, और पता है आप इसको क्यों करो, आप ना ये पढ़ के आंसर समझ के करोगे, फायदा नहीं है। जैसे ये जो आंसर दिया ना, तो हो सकता है यही क्वेश्चन बन के आ जाए कि भाई चाइना की जो कंट्री है ना, चाइना जो कंट्री है उसकी पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो इसी को आप डिटेल में करोगे ना, तब फायदा होता है पुराने पेपर करने का। नहीं तो आप कहेंगे पुराने पेपर से कुछ आया ही नहीं। ठीक है, ऐसे करो तैयारी। अब जैसे म्यांमार है, चिले, मैक्सिको है, इनकी अब थोड़ी थोड़ी बातें आप निकाल लो। ठीक है, अपनी किताब में से। इससे क्या होगा, अच्छे से तैयारी हो जाती है। समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पर ये जो फीचर है ना, ये चाइना की है, चाइना की गुण है। इस देश की संसद की राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है, मतलब इस देश की संसद को आना था, कोई बात नहीं। इस देश की संसद के कुछ सदस्य का चुनाव चाइना भी करती है। तो ये भी बात सही है कि किसकी विशेषता है, चाइना की है। ठीक है, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। द आर्मी आल्सो इलेक्ट्स सम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ये कह रहा है श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। तो आपको पता है जो वर्कफोर्स पता है किसे कहते हैं, जो एक्चुअल में देश में काम कर रही है, जो प्रोडक्टिव है, जो इस देश को कमा के दे रही है। तो 15 से 59 है। अब इसी पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आ जाए कि कौन सी डिपेंडेंस पॉपुलेशन होती है, आश्रित जनसंख्या कौन सी होती है। तो जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं और जो 59 साल से जो ऊपर होते हैं, बुजुर्ग वगैरह होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को आपको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब पहले क्या घटना घटी, फिर घटना कब घटी, तो आपको यहाँ बताना। तो यहाँ पे आपको मैं डेट सारी बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ आ जाए। बाकी देखो आंसर तो यहाँ पर है ही। अच्छा, मैंने इसका आंसर आपको बताया कि ये जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन है इसमें ये आंसर है। ठीक है ना, तो ये इसमें सर्कल डले हुआ था, तो मैं फिर आश्रित का बताने लग गया आपको, है ना। तो अब ये आपको मैं पूरा डेट के साथ बताता हूँ। बाकी आप भी खुद गैस कीजिए कि क्या आंसर होगा। और अपनी नोटबुक में पहले बताइए कि कौन सी घटना किस समय घटी। अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कमेंट में भी, नहीं तो आप कॉपी में लिखिए। देखिए यहाँ पर जो ओवरथ्रो द जैकोबिन गवर्नमेंट है ना, मतलब ये जो जैकोबिन सरकार का जो पतन है, वो जो हुआ था आपको बता दूं, वो हुआ था 1794 के अराउंड, जुलाई में। ठीक है, फिर जो डायरेक्टरी रूल है ना, यहाँ पर जो हम डायरेक्टरी का शासन देख रहे हैं, तो वो 1795 के आसपास से लेकर 99 के आसपास आप कह सकते हो। ठीक है, फिर ये जो
नेपोलियन है ना जो राजा बना था, ये 1804 में बना था, ठीक है। इसने तभी नेपोलियन संहिता भी लागू करी थी, है ना। तो ये होगा। उसके बाद ये जो कन्वेंशन द्वारा राजतंत्र का जो अंत है ना, अगर हम उसकी बात करें तो 1792 में ये हुआ था, द एंड ऑफ द मोनार्की बाय कन्वेंशन 1792 में। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? ये वाली, फिर ये वाली, ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो देखो, चौथा पहला, ठीक है, दूसरा तीसरा, तो ये आंसर यहाँ हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको करेंगे। मैंने इसलिए बता दी डेट की, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप बता दोगे, ठीक है। और यहाँ पर भी यही है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखो, ये 5वें नंबर पर है। ये कह रहे हैं यह शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। आप बताइए। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में तो जनता का राज होता है, और यहाँ पे राजा का होता है या सेना का होता है। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो अपनी चलाता है, ठीक है, और अपना ही सारा शासन करते हैं। जैसे आपने बहुत सी कंट्रीज देखी भी होंगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस देश के अंदर डिक्टेटरशिप है, किस देश में मोनार्की है, किस में मिलिट्री रूल है। ऐसे और बच्चों को नॉलेज मिलेगी तो बहुत अच्छा जो है ना रहता है। इससे बहुत से बच्चों को नॉलेज मिलती रहती है, ठीक है। फिर 6 है, यहाँ पर ये कह रहा है आपको बताना है कि कौन सा सही मैच में हुआ। तो देखो, आपको पता है ना 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। तो ये कह रहे हैं जो माइनिंग है वो किस में आएगी। देखो, माइनिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। यहाँ पे उन्होंने पहले में गलत लिख दिया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमें पता ही लग गया। इससे पूछे कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आपको पता है विनिर्माण है वो सेकंड में आता है, बीमा थर्ड में आता है, वानिकी जो होता है फर्स्ट, यानी कि वो फर्स्ट में आता है। देखो, इसका मतलब है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। आपको 3 सेक्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, ठीक है, माइनिंग से जुड़ी चीजें होती हैं। सेकेंडरी में चाहे रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। टर्शरी में सर्विस दी जाती है, ठीक है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, ठीक है, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इस तरीके से, ठीक है। 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक में कृषि, तृतीयक में चीजों का निर्माण किया जाता है, तृतीयक में सेवाएं दी जाती हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर आपको बताना है कि कौन सी ये भोग करती है। देखो, 3 प्रकार की भोग करती होती है, ठीक है। वैसे तो आपकी बुक में जो है ना पर्वत है, और पठार है, मैदान है, और समुद्र के आसपास जो इलाका तटीय हो गया, और जो आइलैंड वगैरह बन गए उस तरीके से। तो आपको बताना कि ये कौन सी चीज है। ऊंचे शिखर हैं, घाटियां भी हैं, तेज बहने वाली नदियां भी हैं। तो वो कौन सा इलाका हो सकता है इनमें से? तो सबको पता है कि वो हिमालय माउंटेन की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा ये डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो विशेषता है उसमें से छांटना होगा, आराम से करना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर यहाँ पर इससे बोला कौन सी बात गरीबी से नहीं जुड़ेगी। भाई जो अमीरों वाली बात होगी वही नहीं होगी ना। एक तो आप बता लो इसमें से कौन सी अमीरी को दिखाती है, तो वही गरीबी से नहीं जुड़ी होगी, ठीक है। ये कह रहा है लैंड होल्डिंग फार्मर्स इन विलेज, मतलब जिन किसानों को तो अपनी जमीन है, तो ये गरीब का हुआ है। ये कह रहा है नगरों में झुग्गियों में रहने वाले, निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक, ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक, ये तीनों गरीब हुए, ये गरीब नहीं है। तो इसका आंसर वन आ जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, जब आप पूरा 20 क्वेश्चन करें ना ये वाले, तो कितने आपके सही निकले बता सकते हैं। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 है, उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। आप बताइए। ये जो लिबरल्स है, देखो आपको तीनों पता होने चाहिए, तीनों कौन कौन से होते हैं। एक लिबरल होते हैं, रेडिकल होते हैं, ठीक है, और कंजर्वेटिव होते हैं। हिंदी में उदारवादी होते हैं, रेडिकल हिंदी इंग्लिश दोनों में बोला गया है, ठीक है, और एक होते हैं रूढ़िवादी। तो ये कह रहे हैं जो उदारवादी थे ना, समूह वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता की विरोधी मानते थे। तो बिल्कुल यहाँ पर को बताना है कि गलत है, सही तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है। उदारवादी ये कहते थे ये जो राजा वाजा होते हैं ना, इनकी फिर पीढ़ी से पीढ़ी बनते रहते हैं, तो इनके पास बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल पावर होती है। तो ये गलत है, वो ये नहीं चाहते इनका राज हो। ये कह रहे हैं देवर फेवर ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये कह रहा है कि ये जो उदारवादी थे ना, वो चाहते थे कि सबको वोट डालने का अधिकार हो। देखो, उदारवादी वैसे तो बहुत सही बात करते थे, लेकिन ये सबको वोट डालने का अधिकार ये भी नहीं देते थे। ये कहते थे कि सिर्फ पुरुषों को अधिकार ही मिलना चाहिए, ठीक है। जबकि रेडिकल लोग जो है ना, उनकी सोच थोड़ी इनसे अलग थी, ठीक है। वो चाहते थे कि भाई वोट मिल जाए। और रूढ़िवादी लोग भी कहते थे कि महिला को वोट डालने का अधिकार ना दो, ठीक है, कंजर्वेटिव याद रखना। तो ये
लिबरल लोग भी नहीं कहते थे कि सबको वोट डालने का राइट मिल जाए, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो ये सही है गलत है? तो काफी डीपली क्वेश्चन दिया मैंने, चैप्टर अच्छे से पढ़े तो आप बता दोगे। तो ये आंसर आ गया सी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं, और 10वां क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित संस्थाओं में से सही विकल्प की सहायता से भारतीय संसद के अंगों की पहचान आपको करनी है। तो बताओ, देखो भारत की संसद के अंग कौन कौन से होते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ऑर्गन बताना है कि हमारे इंडियन पार्लियामेंट के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों के तीनों ऑर्गन माने जाते हैं। याद रखना, ये तीनों के तीनों अंग होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है ना, वो अगर हम बात करें तो डी आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डी है। और आंसर की भी देख लो, अभी बार बार जो है ना समझा ही रहा हूं मैं, तो आप समझ जाओ, है ना, क्लियर हो गया। आप देखो मेरी बात, अब आपसे ना लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस पूछ सकता है। तो लोकसभा जो होता है ना, वो लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है, ये निम्न सदन होता है, ये उच्च सदन होता है, ठीक है। इसमें 543 सदस्य होते हैं, इसमें 250 होते हैं। इसमें दो सदस्य जो होते हैं ना, दो सदस्य वो एंग्लो इंडियन होते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं। और इसमें 12 सदस्य होते हैं जो अलग अलग भारत के साहित्य के जो अलग अलग फील्ड होते हैं, उसमें से 12 सदस्य लिए जाते हैं। तो टोटल 250 है, उस 250 के अंदर ही 12 जुड़े होते हैं। इसमें 540 वैसे हो गए जो जनता चुनेगी, दो सदस्य हो गए, तो इस तरीके से 545 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और ये जनता द्वारा चुने होते हैं, जनता द्वारा नहीं चुने होते हैं। ये 5 साल के लिए होती है, 6 साल के लिए होती है, लोकसभा राज्यसभा। ये नॉन परमानेंट होती है, परमानेंट होती है, क्योंकि इसमें 1/3 जो होते हैं ना, एक तिहाई वो हट जाते हैं 2 साल बाद, फिर 2 साल बाद और आ जाते हैं, क्योंकि ये 6 साल के लिए होते हैं ना, 2-2 साल में हर 3 में से एक हट जाता है। जबकि 5 साल बाद जब चुनाव दोबारा होते हैं तो भंग हो जाती है, फिर दोबारा से होती है, इसलिए इसे नॉन परमानेंट कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 11वां क्वेश्चन देखो। तो 11वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप मैचिंग करिए, बताइए कि क्या आंसर होगा। यहाँ देखिए ये कह रहा है पंजाब, बताइए इसमें से कौन सी बिल्कुल सही है पंजाब को लेकर। तो आप बताओगे कि भाई हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। देखो पंजाब में ना जो एग्रीकल्चर है उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। केरल में क्या खास चीज है, तो केरल में ना ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। आंध्र प्रदेश की क्या खास बात है, तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ अनाज का पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा है। और पश्चिम बंगाल ने तरक्की कैसे करी, इसने लैंड में रिफॉर्म करा, भूमि सुधार करा। तो ये अलग अलग फीचर्स आपको अलग अलग स्टेट की बतानी थी। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है, अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये बी बन जाएगा। तो ये बी सही यहाँ पे सर्कल लगा रखा है, ठीक है। फिर 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पर नदी द्रोणी के बारे में पूछ रहा है। तो आपके चैप्टर में जो जो रिवर्स के बारे में दे रखा है उनको पढ़ लो। देखो जो उत्तर भारत की तरफ जो नदियां है ना, हिमालय में की तरफ से जो निकलती हैं, गंगा है तो गंगा गंगोत्री से निकलती है। सिंधु जो है इंडस रिवर बोलते हैं, मानसरोवर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है। तो उनकी लंबाई बहुत बड़ी बड़ी है। और जो नीचे की तरफ है ना, जो दक्षिण या पूर्व या उत्तर की तरफ, उत्तर को छोड़ के पश्चिम, पूरब और दक्षिण में जो बह रही है, तो उनके बारे में आपको बताना चाहिए। देखो 760 है यहाँ पे नदी दे रखी है, और ये ब्रह्मगिर श्रृंखला से निकली है, और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में फैली हुई है। तो अब आपको बताना है इस नदी का नाम क्या है। तो ये कावेरी रिवर है। कौन सी रिवर है? कावेरी। और इन सब नदियों के बारे में भी आप अच्छे से 3-3 बातें निकाल लेना, ताकि आप अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। ये देखो कावेरी है। फिर यहाँ पर 13 क्वेश्चन है, कह रहा है, अच्छा एक बार बताऊं, इस बार पेपर का पैटर्न अलग हो गया है। इस बार जो जियोग्राफी है उसके अलग क्वेश्चन आएंगे, और हिस्ट्री के अलग हो जाएंगे, और जो आपकी पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक्स है अलग अलग हो जाएंगे। तो इस बार बहुत इजी रहेगा। और यहाँ पर इस बार डीओ की तरफ से बता दिया कि आपको ना एक जो सेक्शन है उसके क्वेश्चन एक जगह करने हैं, मतलब जियोग्राफी के एक जगह होने चाहिए, हिस्ट्री के एक जगह होने चाहिए, पॉलिटिकल के एक जगह, इकोनॉमिक्स की एक जगह होने चाहिए, ठीक है। अब ये पुराना पेपर है ना, तो इसमें आप देख रहे हो कभी हिस्ट्री आ रही है, कभी जियोग्राफी आ रही है, तो बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि कई बच्चे ना कुछ बुक पे या कुछ टॉपिक पे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनमें ज्यादा फोकस होता है, तो कुछ टॉपिक को छोड़ देते हैं, तो उन्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए। बाकी जिन्होंने पूरी तैयारी कर रखी उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए 13 है, ये कह रहा है जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापी, जिससे मार्क का मूल्य तेजी से बढ़ने लगा, ठीक है। तो देखो ये मत सोचना कि कोई भी कंट्री जैसे गरीब है वो नोट छाप दे अमीर बन जाएगी, ऐसा नहीं होता।
तो फिर यहाँ पर आपको दोनों बातें लिखी हुई हैं, आपको बताना है ये ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापे जिससे मार्क का मूल्य जैसे बढ़ने लगा, ये यहाँ पे गलत बात लिख दी है। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि जब हम मुद्रा छापेंगे तो वैल्यू गिरेगी, बढ़ेगी नहीं फिर। ठीक है, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री ह्यालर मार्क्स को सौंपी थी। ये बिल्कुल सही, ये अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है ये अलग। ठीक है, तो आप ये जो है हजालमार जो शाख्त है इसको याद रखना, यहाँ पर अलग से लिखा है, यहाँ पे अलग लिखा है, तो आप इसको याद रखना। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, तो इसलिए आंसर जो है इसका जो है क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 14, ये कह रहा है संविधान सभा का चुनाव देश के लोगों ने प्रत्यक्ष ढंग से नहीं किया। तो आपको बताना ये ठीक है गलत है। देखो संविधान सभा का जो चुनाव है ना, चुनाव देश के लोगों ने प्रत्यक्ष ढंग से नहीं किया, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि उस समय अंतरिम बनी थी ना, तो जो नेता एक्सपीरियंस थे वही बन गए थे उस समय। ये आजादी के समय की बात हो रही है, उस समय सार्वभौम वैश्विक मताधिकार नहीं था। ये बात भी ठीक लिखी है, दोनों बातें ठीक लिखी है, रीजन भी ठीक लिखा है, इसलिए तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाया था, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ये जो हमारे देश का संविधान बन रहा था ना, उस समय जो मेंबर बनाए गए थे उनकी बात चल रही है, तो जनता ने थोड़ी बनाए थे उस समय, क्योंकि उस समय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी नहीं था। आपको पता है ये सार्वभौम वैश्विक मताधिकार किसे कहते हैं? जब 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म जाति भाषा का क्यों ना हो, उसे जो वोट डालने का अधिकार होता है ना, उसे बोलते हैं सार्वभौम वैश्विक मताधिकार। इंग्लिश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है विदाउट कास्ट कलर एंड क्रीड ऑल पीपल्स हैव अ राइट टू गिव देयर वोट या राइट टू कास्ट देयर वोट। ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना, उसे वोट डालने का जो राइट है ना वही है। अब 15 नंबर पर है, कह रहे किसानों को उनकी फसल के लिए सरकार द्वारा पहले से घोषित कीमतें दी जाती है, इस कीमत को क्या कहते हैं? देखो जब सरकार किसानों के लिए पहले से प्राइस तय कर देती है ना कि अब जो फसल उगाओगे उसके पैसे आपको इतने मिलेंगे, तो किसान खुश हो जाता है। उसे पता है कि अगर उसकी फसल उगी तो उसे इतने पैसे मिलेंगे, तो ऐसे प्राइस को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछ लेता है। और जिस रेट पर सरकार आम लोगों को जो राशन की दुकानों पे सामान बेचती है ना, उससे बोलते हैं निर्गत कीमत, इश्यू प्राइस। तो वो अलग क्वेश्चन है, वो भी याद रखना। देखिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में रंगभीर शासन के विरोध में एक अन्य संगठन एकजुट हुए? ये कह रहा है अंडर हुज लीडरशिप डिड अदर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइट अगेंस्ट द अपार्थाइड रिजाइम। बताओ इसके खिलाफ जो है ना, जो दूसरे संगठन है वो इकट्ठे हो गए थे, तो वो किसकी लीडरशिप में हुए थे? तो यहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है। ठीक है, फिर 17 है, यहाँ पर ये कह रहा है भारत में मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है। बताओ ये सत्य है या सत्य? आप इंडिया में रहते हो, आपको पता ही है, तो ये बिल्कुल ट्रू लिखा है। फिर कह रहा है सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति से भूमंडलीय दाब पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है, तो ये बिल्कुल ठीक लिखी है, इसी वजह से तो गर्मी होती है, तो रीजन भी ठीक लिखा है। तो आंसर क्या होगा, ए आ जाएगा। देख लो, सर्दी गर्मी बारिश तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले लेना, कौन कौन सी फसल होती है इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, ये क्या लोकसभा चुनाव के लिए देश में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? तो यहाँ पर निर्वाचन की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में ना 543 कंस्टिट्यूंसीज हैं। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं, जैसे पहले 543 तो जनता चुनती थी, दो जो सीट्स होती थी वो एंग्लो इंडियन होती थी, लेकिन 2000 जो है 20 से इसको हटा दिया गया, अब सिर्फ 543 सीटें होते हैं। तो अब आपको इसकी कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या 543। अगर आपसे पूछ ले कि एंग्लो इंडियन सीट्स क्या इस समय है, तो वो नहीं है अब। ठीक है, हटा दी गई है। 19 कह रहा जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए किसने हस्तक्षेप किया, मतलब किसने हेल्प करी? तो अमेरिका की सरकार ही थी जिसने बहुत ज्यादा मदद करी थी। ठीक है, ये आपके हो गए। फिर यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय में सही बोली गई है? तो यहाँ पर आप बताओगे कि वर्ष 2013 में इसे आरंभ किया गया, ये ठीक है। लक्षित समूह योग्य परिवार, ये भी यहाँ पर ठीक बताई गई है। प्रतिमा 10 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मात्रा, ये कुछ नहीं बोला गया।
खदान में गेहूं चावल अनाज मिलेगा, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, तो देखो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है आपका, तो आप बता दोगे। इसमें 2013 में स्टार्ट हुआ था। इसमें जो टारगेट ग्रुप है ना, ठीक है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, इनमें पता लगाने के लिए कहा गया। और इसमें व्हीट, राइस और जो कोरस है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। इसमें जो है ना, जो यहाँ पर ये बात नहीं बोलेगी 10 किलो वगैरह के रिगार्डिंग, ठीक है, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। आप फटाफट देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर है, मैं इसे यहाँ पे समझा देता हूँ। पहला है, रूस में समाजवादी समाज के निर्माण के लिए किए गए 2 कार्यों को उल्लेख कीजिए। इंग्लिश में है, आपसे बोल रहा है कि आपको 2 स्टेप बताने हैं, ठीक है, टू बिल्ड अ सोशलिस्ट सोसाइटी इन रशिया। तो एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये कह रहा है, रूस में समाजवादी समाज के निर्माण के लिए किए गए 2 कार्य को उल्लेख कीजिए। तो रूस ने ना समाजवादी समाज को बनाने के लिए क्या किया, तो दोनों में बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो रूस ने क्या करा, शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था लागू करी, ठीक है, सेंट्रल को कंट्रीब्यूट करा, ध्यान दिया। और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कीमत को उसने स्थिर कर दिया कि प्राइस इतना ही रहेगा। अब इंग्लिश में देखो, ये गूगल का यूज किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसकी हेल्प ली जा रही है। और इम्प्लीमेंटिंग अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम फॉर गवर्नेंस, ठीक है, स्टेबलाइजिंग प्राइस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्राइस को क्या किया गया, स्टेबल कर देगा, स्थिर कर देगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो, ये इंग्लिश में क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है, ये कह रहे 20 शताब्दी की शुरुआत में रूसी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषता को लेकर कीजिए। तो यहाँ पर बोल रहा है आपको 2 कैटेगरी बतानी है, ठीक है, रशियन इकोनॉमी की इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में, ठीक है। तो इसका आंसर जो है पहले आप हिंदी में देखिए। तो यहाँ पर देखो, 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। ये ना 20th सेंचुरी की बात बोल रहा है कि रूस की हालत बताइए। देखो 85% जो पॉपुलेशन थी ना, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, और रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था, ठीक है, देख रहे हो आप। इंग्लिश में आप लिखोगे 85% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द ग्रेन, ठीक है, सुनना कि। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित करने के उपरांत किए जाने वाले 2 बदलावों को उल्लेख कीजिए। बताइए। जब परवेज मुशर्रफ जो है ना, उसने यहाँ पर इंग्लिश में देखो, ये कह रहा है 2 चेंजेस बताओ, क्या करे जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब उसने बोला कि मैं आप चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। तो आपको बताना है कि क्या क्या उसने कदम उठाए थे, ठीक है। तो इसका आंसर देखो। तो उसने क्या किया, स्वयं को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2002 में जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 वर्षों तक बढ़ा दिया, और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से संविधान में परिवर्तन कर दिया, ठीक है। ये 3 उसने चेंज करे। इंग्लिश में क्या क्या करा उसने, अपने आप को डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ प्रेसिडेंट, उसने अपने को राष्ट्रपति बना दिया। और इन 2002 ही एक्सटेंडेड हिज टेन्योर बाय 5 years बाय होल्डिंग अ रेफरेंडम, उसने अपने आप को 5 साल के लिए और बढ़ा लिया, ठीक है। ऑन मेकिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ठीक है, फ्रेमवर्क ऑर्डर से उसने जो है चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया कि भारत के भौगोलिक विस्तार का संक्षेप में विस्तार कीजिए। मतलब भारत का जो डेमोग्राफिकल है ना, या जो जियोग्राफिकल है, वो आपको बताना है कैसा है, उसके बारे में बताओ। तो जो जो आप जानते हो ना, अपना बना के लिख सकते हो। ये क्वेश्चन जो है काफी टाइम रिपीटेड भी है, बता सकते हो कि इंडिया का जो एरिया है वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 32.8 लाख। अब यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे तो 3.28 मिलियन भी लिख सकते हो स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसकी स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। समुद्र की बताना चाहते हो तो आप 7,516.6 बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लिश में टोटल एरिया ऑफ द इंडियन लैंडमास इज 3.2
1.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। द लैंड बाउंड्री लाइन इज 15,200 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है बेरोजगारी की अवधारणा की कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है। तो आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब जैसे कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उससे काम नहीं मिलता ना, तो उस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो जब व्यक्ति अच्छी मजदूरी दर पर काम करना जो है ना वो चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, तो उसे बेरोजगारी कहेंगे। उदाहरण दे सकते हो आप, कुछ भी अपनी तरह से बना के लिख दो, ठीक है। विशेष नामक व्यक्ति लकड़ी की कुर्सी बनाने का काम करता चाहता है। ये आप अपना बना के लिख सकते हो, हर किसी का आंसर अलग अलग होगा। बाजार में प्लास्टिक की कुर्सियां आने से उसे प्रतिदिन काम नहीं मिल पाता, और जिस दिन मिलता है तो वहां प्रसिद्ध दर पर नहीं मिलता। इस तरह से बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में ये लिखा है कि वैन जो पीपल है वो काम करना चाहते हैं जो प्रिवेलिंग वेज रेट है या अवेलेबल वेज रेट है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता। एग्जाम्पल आपको इससे भी लिख सकते हो, मैंने हिंदी में समझाई दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर ये 25 क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस का राजकोष क्यों खाली था? वो 3 कारण आपको बताने हैं। दूसरा यहाँ ऑप्शन है कि रोबेस्पियर सरकार द्वारा अपनाए गए नियंत्रण एवं दंड की नीति का वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम लुई 16 का देख लेते हैं कि भाई उसका राजकोष जो है वो खाली क्यों हो गया था। तो वैसे तो आसान है, आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ कि उसने युद्धों में बहुत भाग लिया था, अमेरिका इसकी लड़ाई चल रही थी उसमें उनकी हेल्प करने बैठ गया। तो अमेरिकी क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटेन से लंबे समय तक युद्ध चल रहा है उसका, ठीक है। और वर्साई महल व राज दरबार की शान शौकत में खर्च फिजूल के किए थे, और नियमित प्रशासनिक वो खर्च करता चला गया, जिसकी वजह से उसे बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हो, वही बातें लिखी है कि लॉन्ग टर्म वार थी विद ब्रिटेन टू लिबरेट अमेरिकन टेरिटरीज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है उसके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा थे, और जो रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सपेंसेस थे वो उसके बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रोबेस्पियर सरकार द्वारा अपनाए गए नियंत्रण एवं दंड की नीति का आपको वर्णन करना है। तो ये देखो, ये भी पढ़ लेना। इसमें एक और पॉइंट था, केवल तीसरे स्टेट से कर लेते थे ना वो। अब देखो ये रोबेस्पियर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इसकी जो नियंत्रण दंड की नीति है। तो आप बता सकते हैं कि गणतंत्र के शत्रुओं की गिरफ्तारी व उन पर मुकदमा चलाना, मजदूरी व कीमतों की अधिकतम सीमा तय करना, समता रोटी खाना अनिवार्य करना, और सितोयेन व सितोयीन शब्द संबोधन के लिए शुरू करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से इसका मीनिंग भी पूछ रहे थे, कमेंट करके बताइएगा इनका क्या मीनिंग था और एक किन किन को कहा गया, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आप आराम से देख लो। अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है। और दूसरा फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द वेजेस एंड प्राइसेस, मेकिंग इट कंपल्सरी टू ईट। यहाँ पर समता रोटी है, मतलब सबको एक जैसी ही खानी है। और स्टार्टिंग द वर्ड्स सितोयिन एंड सितोयेन फॉर एड्रेसिंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ इन्होंने सेम यहाँ लिया है, लेकिन आप सितोयिन और सितोयेन ये अच्छे से एक बार देख लेना, बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए उसके बाद ना आगे की क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 26 से 29 है, और यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि डिस्क्राइब एनी 3 मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, तो आप इनमें से कोई भी बता सकते हैं। ये देखो, ये लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, एयर प्रेशर,
सरफेस विंड्स, ठीक है। तो ऐसे आप हिंदी में बता सकते हैं। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है ना, मतलब कहाँ पर सर्दी होगी, कहाँ पर गर्मी होगी, कहाँ पर बारिश वगैरह होगी। तो बहुत सारे फैक्टर, अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, धरातली पवनें। तो आप और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो आप कोई भी तीन लिख सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं पूंजीवादी समाज के प्रति कार्ल मार्क्स के विचारों का विश्लेषण करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन देख लो पहले पूरा। ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश में है। तो यहाँ पर देखिए कार्ल मार्क्स के विचार है, औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है। कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है, और जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संग्रह करते रहेंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। शोषण से मुक्ति के लिए मजदूरों को अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। तो यही बात बोली गई है। ठीक है, और ऐसी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोला है उन्होंने। ठीक है, और यहाँ पर बोला है क्या है कि द प्रॉफिट जो है ना ऑफ द कैपिटलिस्ट आर जनरेटेड बाय द हार्ड वर्क ऑफ द वर्कर्स। As long as private capitalists continue to accumulate profit in this manner, the condition of the workers will remain, cannot be improved। ठीक है, इम्प्रूव नहीं हो सकती। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया है टू बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लोटेशन। अगर हम उन्हें एक्सप्लोटेशन से फ्री करना चाहते हैं, वर्कर विल हैव टू क्रिएट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी। तो वर्कर को डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी को बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में चुनाव अभियान के महत्व का विश्लेषण करना है आपको। तो यहाँ पर बोला गया कि आपको एनालाइज करना है द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन कैंपेन इन डेमोक्रेसी। देखो इलेक्शन का तो बहुत बड़ा रोल है ना, क्योंकि किसी भी देश के अंदर अगर इलेक्शन होंगे तो उस देश में डेमोक्रेसी तो मजबूत ही रहने वाली है। तो आपको उसी को एक्सप्लेन करना है। तो ये 28 है। तो जनता को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों, उनके दलों, विचारों, नीतियों से परिचित होने का अवसर मिल जाता है ना इससे। ठीक है, और बेहतर प्रतिनिधि के चयन के लिए आधार तय करने का अवसर मिलता है। चुनाव चर्चाओं में पक्ष विपक्ष भाषणों में शामिल होने का अवसर मिलता है। राजनीतिक ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, ये आप पॉइंट्स बता सकते हैं। तो आंसर देखिए, the public gets an opportunity to get acquainted with all the candidates of the concerned constituencies, their parties, ideas, policies। ठीक है ना, पब्लिक को आराम से पता लग जाता है ना कि कौन कैंडिडेट है, क्या पॉलिसी है, कौन सी पार्टी है। तो ये फायदा हुआ ना लोकतंत्र में। फिर ये कह रहा है देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड द बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ बेटर रिप्रेजेंटेटिव। और इससे ना वो सही व्यक्ति को भी चुन सकते हैं कि किस व्यक्ति को चुनना है, किस व्यक्ति को नहीं चुनना। और अपॉर्चुनिटीज अराइजेस टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन डिबेट्स एंड स्पीचेस फॉर एंड पॉलिटिकल नॉलेज इंक्रीजेस। और पॉलिटिकल नॉलेज भी बढ़ जाती है, और क्योंकि ये चुनाव अभियान चलते हैं तो इसमें बहुत सारी बहस भी होती है, बहुत सारी जो डिस्कशन वगैरह होते हैं, तो उससे और भी जानने को बहुत सी चीज़ें पता लग जाती हैं। देश में जो है ना एक तरह से मजबूती भी आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए उसके बाद ये 29 क्वेश्चन है। ये कह रहा है भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रमुख घटकों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। देखो मतलब ये जो हमारे देश के अंदर फूड सिक्योरिटी सिस्टम है ना, तो आपको बताना कि इसमें कौन कौन से दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। 3 नंबर का है, तो इसमें 2 ही मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों बता देता हूँ, सही से आप ध्यान से देख लेना। तो देखिए पहला वाला तो आप ये बफर स्टॉक वाला है। ठीक है, तो पहला बफर स्टॉक का है, दूसरा पीडीएस सिस्टम है। तो जो बफर स्टॉक है ना, इसमें अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, ऐसे आप इंग्लिश में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ मेंशन किया गया है बफर स्टॉक के बारे में, और यह लिखा है कि to arrange for distribution of food grain at prices lower than the market prices in food grain scarce areas। जो मतलब जहाँ पे मतलब खाने की कमी पड़ गई, जैसे मान लो वहाँ पर जो कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो
एंड अमंग द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो पूरी एक ही पॉइंट है, ये है ना, एक ही पॉइंट में चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन सब के लिए जो स्केर्स एरिया है, जो पुअर सेक्शन है, उनके लिए अनाज मिल सके उन्हें। दूसरा, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड ग्रेन ड्यूरिंग बैड वेदर एंड डिजास्टर, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, मौसम खराब हो गया, तो वहाँ पे खाने की कमी ना हो, तो इसलिए बफर स्टॉक बनाए जा रहे हैं। और तीसरा लेकर टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, और हम दूसरे पर डिपेंड ना रहे, अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होता रहे। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट बताया। तो ये पहले पॉइंट के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ बफर स्टॉक के बाद दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसमें सरकार क्या करती है, राशन की जो दुकानें हैं ना, वो अच्छे से यहाँ पर खोल लेती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सरकार क्या करती है, कम रेट पर गरीब व्यक्तियों को जो राशन प्रदान करती है, ठीक है, उनको मतलब जो है काफ़ी बचत हो जाती है, शिक्षा वगैरह प्रोवाइड कर सकती है, बाजार मूल्य में इसमें स्थिरता ही बनी रहती है। ऐसी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मार्केट एक्सेस थ्रू द राशन कार्ड टू द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू राशन शॉप, मतलब सस्ती रेट पर उन्हें देती है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देती है, और मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी वगैरह रहती है। तो ये पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये ना 30 क्वेश्चन है, अब सेक्शन डी है यहाँ पर। तो यहाँ लिखा है कि वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। मतलब वर्साई से शांति तो हो गई, विश्व में शांति तो हो गई, लेकिन जर्मनी के लोगों की बहुत बेइज्जती हुई। तो आपको बताना है कि ये कैसे था भाई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या क्या हुआ था इसके अंदर। तो आप बता सकते हो कि भाई देखिए, इसके अंदर ना, मतलब जो जर्मनी है ना, उसकी 10% आबादी को उपनिवेश बना लिया गया, 13% जमीन कब्जे में कर ली गई, 50% लोहा कब्जे में कर लिया गया, 26% कोयले का भंडार कंट्रोल में कर लिया गया। तो बताओ, ये तो बहुत बुरा हुआ ना इसके साथ, ठीक है। ऐसे भी इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो और क्या हुआ, देखो जर्मनी की सेना भंग कर दी गई, और युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत सभी तबाही के लिए सिर्फ जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। देख रहे हो कितना गलत हुआ यहाँ पे। और 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया, जबकि युद्ध में अन्य देशों पर इस तरह की कार्रवाई जो है ना होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं, ठीक है। और संधि की शर्तों पर वायमर गणराज्य द्वारा यूं ही मान लेना जर्मनी के लोगों को रास नहीं आया, और लोगों को बुरा लगा कि वायमर ने क्यों बात मान ली, क्योंकि इस तरह की कठोर शर्तों से मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को आर्थिक रूप से अपंग बना दिया था। आर्थिक संकट के समय जर्मनी के लोगों की स्थिति बहुत दयनीय अवस्था में पहुंच गई थी। अतः संधि के कारण जर्मनी की जनता आर्थिक स्तर व मानसिक स्तर पर विश्व में असहनीय रूप से जी रही थी, जबकि सारी गलतियां उसने नहीं की थी। तो मतलब पूरा का पूरा जो ब्लेम है ना, वो जर्मनी को ही सौंप दिया गया, ठीक है। ये आप पढ़ना चाहे तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे सुनिए, आगे क्या हुआ। देखिए अब हमारा 30 का बी है। तो यहाँ पर बोला गया कि आर्थिक संकट का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। आपको तर्क देना है और रीजन बताना सही। तो द जर्मन इकोनॉमी वाज अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। एग्जामिन करना है स्टेटमेंट को, सुटेबल आपको आर्गुमेंट देना है। तो देखिए आप यहाँ बताएंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ था। तो देखो वही जर्मनी की बुरी हालत आपको पता कर दी गई थी। तो यहाँ पर आप बताएंगे क्या क्या हुआ था। देखो देखो इसी के अंदर क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। देखिए मुद्रा की अत्यधिक छपाई से मार्क की वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। ये मार्क याद रखना, जर्मनी की करेंसी, ठीक है। और मुद्रा बहुत ज्यादा छापेंगे ना तो वैल्यू गिर जाती है। जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही थी, ठीक है, याद रखना। और जर्मनी में अति मुद्रास्फीति से जर्मनी दुनिया में हमदर्दी का पात्र बन गया। जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन बहुत कम हो गया, 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए, ठीक है। और रोजगार के लिए दफ्तरों के बाहर लंबी कतारें पाई गई। आर्थिक संकट से मध्य वर्ग, कारोबारी
स्वरोजगार में लगे लोगों की हालत भी खराब होती जा रही थी। किसान कृषि उत्पाद में बेहिसाब कीमत गिरावट से परेशान थे। समाज को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। ये चीज इंग्लिश में लिखी है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द मार्क वॉज फॉलिंग डे बाय डे ड्यू टू एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ मनी, ठीक है। द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज वर स्काई रॉकेटिंग, ठीक है, बढ़ती जा रही थी। और हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी मेड जर्मनी एन ऑब्जेक्ट ऑफ सिंपैथी इन द वर्ल्ड। Germany's industrial production declined significantly. 60 lakh people became unemployed. Long queues were seen outside offices for employment. The economic crisis worsened the condition of the middle class, businessmen and self-employed people. इनकी भी दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगी, वो बढ़ती चली जाती, फास्ट गोइंग। फार्मर्स वो अपसेट थे क्योंकि प्राइस जो था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वो गिरता चला जा रहा था। तो सोसाइटी वाज हॉन्टेड बाय द फियर ऑफ, जो है ना, देखो ये अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, ये जो प्रोलिटेरियनाइजेशन है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। इस पे आप कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रता प्रदान की है, उदाहरण सहित आपको इसके बारे में बताना है। और नेक्स्ट है ये यहाँ पर और वाला भी है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। पहले 31, तो आप इसका आंसर बताएंगे कि भाई प्रत्येक नागरिक को मिलने वाली कई प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हमें भारतीय संविधान ने दी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की, संगठन व संघ बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने की, देश में कहीं भी रहने बसने की व्यवस्था करने की आजादी है। और ये उदाहरण आप बना बना के कुछ भी लिख सकते हैं, उदाहरण पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल जो मैं ये बताता हूँ कि हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इंग्लिश में वेरियस फ्रीडम्स अवेलेबल टू एवरी सिटीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली, क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन, ट्रैवल एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम्पल अपने आप से देना है। फिर ये 31 का बी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। देखो आपको पता है ना, 6 हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं और जिसमें से ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये अधिकार नहीं होगा तो बाकी के 5 अधिकार हमें नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये अधिकार हमें कोर्ट में जाने की अनुमति देता है कि हम अपने अधिकारों को मांग सकें। तो आपको बताना है कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, ठीक है। तो 6 आपके फंडामेंटल राइट है, 6 में से पक्का आता है हर साल, ठीक है। तो यहाँ पर भी आया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो राइट है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव क्यों है दूसरों के मुकाबले। तो नागरिकों व सरकार को अधिकारों के उल्लंघन से रोकता है। मौलिक अधिकार के लिए अदालत जाकर समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। यह पदाधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में सही काम करने की व्यवस्था करता है। अदालतें मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए विभिन्न तरह की रिट आदेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ बता रखा है कि ये क्या करता है, प्रिवेंट सिटीजन एंड गवर्नमेंट फ्रॉम वॉलेटिंग राइट, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है या जो सिटीजन है, ठीक है, उनको ना कानून जो जनता के लिए बने वो बनाने में मदद करता है। उनको जो को वॉलेट करता है तो उसे बचाता है, मतलब नुकसान या खत्म करना, ठीक है, नियम को तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे करें, यू कैन गो टू कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड गेट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपका कोई
फंडामेंटल राइट अगर आपसे छीना जा रहा है 5 में से, तो इस छठे के अंदर आप जा सकते हो कोर्ट में उस अधिकार को मांगने के लिए। इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर द ऑफिशियल टू डू द राइट थिंग विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। उनकी जो अदालत की जो कार्रवाई है उसके अंदर आपको अधिकार मिलेंगे, ठीक है, ये अरेंजमेंट वगैरह करेंगे। तो कोर्ट जो है वो बहुत सारे रिट भी जारी करते हैं, ऑर्डर भी जारी करते हैं, ताकि फंडामेंटल राइट लोगों को मिल सके, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट है, देखिए उसके बाद 32 क्वेश्चन है। 32 में निरंतर रेखा किसे कहते हैं? निरंतर रेखा की आकलन प्रक्रिया का विश्लेषण करना है आपको, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है। तो मैं आपको बताऊंगा सिंपल लैंग्वेज में ना, अपने आप बना बना के लिख सकते हैं कि भाई पॉवर्टी लाइन वो होती है जो बताती है कि कौन व्यक्ति गरीब है कौन गरीब नहीं है, ठीक है। और भारत में उपभोग विधि के आधार पर पता लगाया जाता है। अगर गांव में 2400 कैलोरी से कम है, शहर में 2100 कैलोरी से कम है, मतलब वो प्राप्त कर पा रहा है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। रुपए की बात करें तो गांव में 16 रुपए और शहर में 1000 रुपए। और ये किसके द्वारा किया जाता है? सारा सर्वेक्षण एनएसएसओ द्वारा किया जाता है। ये मेन मैंने आपको बता दिया है। बाकी चीजें तो आप अपने ऐड कर सकते हैं, बाकी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, जो है मेंशन किया गया ऐसे आप इंग्लिश में भी यहाँ पे मेंशन किया गया, इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये और भी इजी है कि गरीबी के क्या कारण है। तो आप 5 पॉइंट कोई से बता सकते हैं, 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। कि क्वेश्चन काफी टाइम रिपीटेड है, तो आप इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गरीबी के क्या कारण बताए गए हैं। तो एक तो अंग्रेजों को भी इसका ब्लेम दिया गया है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया, तो हमें उस प्रकार की उन्होंने चीजें जो करनी चाहिए थी वो उन्होंने करी नहीं। गरीबी का कारण एक है जमीन ना होना, बेरोजगारी होना, परिवार का आकार बड़ा होना, और काम जैसे पक्की नौकरी ना होना, असंगठित क्षेत्र में काम करना, ये सब निर्धनता के कारण यहाँ बताए गए हैं, ठीक है। ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं। देखिए यही ना, अब एक गूगल ट्रांसलेशन में क्लैरिटी नहीं आ रही शायद, तो मैं बाकी आपको बता ही रहा हूँ फिर भी। तो आप लैंडलेस लिख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो आप बना बना के इसमें लिख देना। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है प्रायद्वीप की नदियों की विशेषता बताओ। देखो या तो प्रायद्वीप की आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, या आ जाता है हिमालय की नदियों में क्या डिफरेंट है। तो आपको पता है ये जो नदियां होती है बारिश के पानी पर निर्भर रहती है, ज़्यादा लंबी भी नहीं होती हैं। फिर इसमें दो नदियां बता देना, पूर्व की ओर बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ। देखो ये ना, ये देखो आप ये पढ़ सकते हैं प्रायद्वीप की नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदियां महानदी गोदावरी, कृष्णा व कावेरी हैं। ये अधिकतर मौसमी नदियां हैं, इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियां जल कम होने की वजह से छोटी छोरी धाराओं में बह जाती हैं, मतलब छोटी हो जाती है बहुत सारी। इनकी लंबाई हिमालय की नदियों की तुलना में बहुत कम होती है। ये छिछली होती है, मतलब कहीं पर पानी है कहीं पर है ही नहीं, फिर आगे पानी मिल गया, ऐसे हो जाता है ये। और मुख्य नदियां पूर्व की ओर बहती हैं तथा नर्मदा व तापी ही पश्चिम की तरफ बहने वाली बड़ी नदियां हैं, ठीक है। मतलब दो ही नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बह रही हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर बोला गया कि जो झीलें हैं उसका क्या फायदा है। तो आप झीलों का फायदा तो बता ही सकते हो, ये जो लेक्स होती हैं आप अपना बना के लिख सकते हो भाई। इस पर जो है जैसे विदेशी लोग घूमने आते हैं, ठीक है, इससे पीने के लिए जल प्राप्त होता है, बिजली बना सकते हैं, ठीक है। बना बना के आप इसको लिख सकते हैं। मीठे पानी की होती है और एक खारे पानी की भी होती है, खारे पानी से हमें लवण मिल जाता है। ऐसे आप बना बना के इसमें बता देना नदियों के बारे में या झीलों के बारे में, ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है।
अब देखिए आगे का जो है ना, अब मैं आगे का नहीं पढ़ रहा, बाकी इसके आंसर्स आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा दो। ये ना पैसेज आएगी, पैसेज आपके एग्जाम में आएगी, तो आपको पैसेज को पढ़ के ना फिर सारे आंसर्स करने हैं। आप इसे देख रहे हो कि पहले हिंदी में दिखा है, ये इंग्लिश में देख लो, ठीक है। और इसको देखने के बाद अब आप इसके आंसर्स देख लो, ठीक है। ये अब एक ही मीडियम में भी लेवल करवा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप इसको स्कैन करके ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी है तो उसका बेनिफिट उठा सकते हो आप, ठीक है। ये हमारा 34 का है ना, फिर 35 के स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखो ये नेक्स्ट है, फिर 35 एक और पैसेज है, ठीक है, देख लो आप। तो इसको पढ़ना है, फिर इसके आंसर्स करने हैं। तो देखो इनको कर लेना पैसेज को, क्योंकि कई बार अब इसी में से क्वेश्चन बनकर आपके इस साल आ सकते हैं। जैसे जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीडीपी। तो ये है, इसको पढ़ के फिर इसका आंसर करना है। आंसर्स देख लो आप। जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखे हैं ना, वो अपने आप भी आंसर्स की बताने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ पर 36 है। तो 36 आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये भी पैसेज है, और इसको पढ़कर आपको जो है फिर आंसर्स ये पीछे देने हैं, यहाँ पे दिखा है, ठीक है। अब ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब ना दूसरा पेज इसका इंग्लिश में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो मैप का पेज होता है ना, वो फिर इसी के साथ निकल चुका है। अब देखिए मैप वर्क है, तो मैप कौन कौन से आए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर ये जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे करा हुआ है इन्होंने, ठीक है। आप मैप का देख लो, तो जो यहाँ पे आप मैप देखो, ये फ्रांस फिरने को आया, जापान फिरने को आया, ठीक है। पता है आप कैसे? क्योंकि इसने यहाँ बोला था कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र बताना था, तो वही बताया है यहाँ पर। ये लैंड लिए ए, तो आपको नाम लिखना था उसको। तो यहाँ पर लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दूर शक्तियों में कौन सा एक देश है, तो बी, ये लैंड ली थी तो नाम बताना था जापान। फिर ये वाला है, ये कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो सांबर झील है, ये रही राजस्थान में, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर हमसे अनाय मोड़ी पूछी है, तो ये नीचे की तरफ चलते हैं, तो ये अनाय मोड़ी की चोटी है, कोरमंडल तट है, ये देखो डार्क किया हुआ है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर स्टूडेंट्स।